नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंबलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सवाल कराते हैं। तो पहला सवाल है, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वे, द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। तो अगर आपको मेन डिफिनेशन हेल्थ की याद ही जो रखनी है, जो एनसीईआरटी में दी गई है, वो क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी आप स्वस्थ तभी हैं जब आप पूरी तरीके से फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सोशल रूप से वेलबींग यानी सामाजिक रूप से, मेंटली दिमागी रूप से और फिजिकल रूप से अगर आप कंप्लीट स्वस्थ हैं तभी आपको हेल्थ माना जाएगा। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी हैं। जब आप फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरफ से वेलबींग होंगे तभी आप हेल्थी होंगे। तो पहले का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। पूछा गया कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वार्म। तो ये कौन से होते हैं? पैथोजन होते हैं। जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। तो सेकंड का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की डायग्नोसिस हम किससे करते हैं? तो विडाल टेस्ट से जो होता है हम टाइफाइड की डायग्नोसिस करते हैं। तो तीसरे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इन द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। पूछा गया कौन सी होती हैं? कैंसर, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी एंड स्मॉल पॉक्स। तो पूछा गया है कि कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? आपके पहले ये आपको याद रखना है कि इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन को डिजीज है और आप उसके संपर्क में आए और आपको भी डिजीज हो जाए तो इस टाइप को इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है कोई डिजीज तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। और ये वेरी कॉमन होती है, इन्फेक्शियस डिजीज वेरी कॉमन होती है। और जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है वो एड्स दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। तो वो आपको याद रखना है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट या इन्फेक्शन या नहीं होता है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता है जो डिजीज, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में कैंसर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज होगा। तो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स जो होंगे ये हमारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर से सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। और कैंसर हमारा क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अगला सवाल है, द स्पोरोजॉइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट ए पर्सन और फॉर्म इन। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो होती है ये इन्फेक्टेड करती है स्पोरोजॉइट के द्वारा। तो पूछा गया कि स्पोरोजॉइट बनता कहाँ है? लीवर ऑफ पर्सन, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, गट ऑफ मॉस्किटो। तो जो स्पोरोजॉइट बनता है वो सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में बनता है। तो हमारा पाँचवें का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। पूछा गया है जो चिकनगुनिया की डिजीज होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? हाउस फ्लाई के द्वारा, एडीज मॉस्किटो, कॉकरोच और फीमेल एनाफिलीज। तो जो चिकनगुनिया की डिजीज होती है वो ट्रांसमिट की जाती है एडीज मॉस्किटो के द्वारा। तो छठे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोसिस बाय ऑब्जर्व द सिम्टम इन द पेशेंट हु विच ग्रुप ऑफ सिम्टम आर इंडिकेटिव ऑफ न्यूमोनिया। कह रहा बहुत सी डिजीज हैं लेकिन कुछ सिम्टम है न्यूमोनिया के, बताइए इसमें से कौन कौन से सिम्टम न्यूमोनिया को, अगर किसी पेशेंट को न्यूमोनिया है तो कौन कौन से सिम्टम होंगे? तो डिफ़िकल्ट इन रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर आएगा, चिल्स हो जाएगी यानी बुखार आएगा, ठंडी भी लगेगी, कफ आएगा, खांसी भी आने लगेगी और हेडेक, सर भी दर्द करने लगेगा। तो हमारा सातवें का ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही सिम्टम जो है वो न्यूमोनिया में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कैंसर कॉजिंग जीन आर कॉल्ड। यानी जो कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। तो आठवें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल प्रोलिफरेट ग्रोथ रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर, द स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ट्रेटोजेनेसिस, माइटोसिस। तो इस स्टेज को बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो हमारा नौवें का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हेन ये अपेरेंटली हेल्थी पर्सन इज डायग्नोसिस एज अनहेल्थी बाय ए साइकेट्रिस्ट द रीजन कुड बी दैट द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क, द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रोसेस, द पेशेंट शो बिहेवियरल एंड सोशल, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट। तो एक तरीके से आपको हेल्थ की डिफिनेशन पूछी गई है जो हमने अभी कहा था कि हेल्थी कब होगा कोई पेशेंट? जब फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होगा। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ फॉर रूमाटिड अर्थराइटिस। एक बीमारी होती है रूमाटिड अर्थराइटिस, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही है।
जैसे पहला द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीज। ये कह रहा है कि जो पैथोजन होते हैं या फॉरेन मॉलिक्यूल होते हैं, ये सेल्फ सेल क्या होती है, डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो 11 का पहला। अगला है बॉडी अटैक सेल्फ सेल, यानी बॉडी जो होती है रूमाटिक अर्थराइटिस में अपनी ही सेल पर अटैक कर देती है, अपनी ही कोशिका पर अटैक कर देती है। सी है द मोर एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, कह रहा है रूमाटिक अर्थराइटिस में ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है। और डी है द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट। ये कह रहा है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं या पैथोजन होते हैं, अगर अपनी ही कोशिका को लॉस कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये क्या करती है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती है। तो ये आंसर हमारा मोर एंटीबॉडी, ये गलत हो गया। और द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट, ये भी गलत हो गया। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहले का फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। कह रहा है एड्स जो बीमारी होती है HIV वायरस के द्वारा होती है, तो ये कैसे ही ट्रांसमिटेड होती है HIV, लेकिन पूछा गया किस मेथड के द्वारा ट्रांसमिशन नहीं होगा। जिससे पहला ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, यानी कह रहा है अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड है, दूषित है, अगर किसी पर्सन को HIV है और वो ब्लड आपको अगर ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाएगा तो क्या HIV हो जाएगा? जी हाँ, HIV हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड से HIV हो जाता है। बी है शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, यानी अगर किसी को HIV है और वही इंजेक्शन उसको लगाया गया है और उसी इंजेक्शन को लाके आपको लगा दिया जा रहा है, तो आपको HIV या एड्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो बी के द्वारा भी एड्स हो जाएगा। सी है शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, कह रहा अगर किसी पर्सन को एड्स है तो अगर हम उससे हाथ मिला रहे हैं तो क्या हमें एड्स हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। तो 12वें का पूछा गया किससे नहीं होगा ट्रांसमिशन, तो हाथ मिलाने से ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो 12वें का सी आंसर सही है। और अगला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो भी आपको एड्स हो जाएगा। अगला सवाल है स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो ड्रग ऑब्टेन की जाती है वो लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम से की जाती है। तो 13वें का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ए सेल इन ए वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, यानी कोई सेल है अगर प्रोड्यूस हुई है वायरल इन्फेक्शन से तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, फर्दर इन्फेक्शन को रोकेगी। तो वो कौन सी होती है? सेरोटोनिन, कोलेस्ट्रॉल, इंटरफेरॉन। तो इसे क्या कहेंगे? इंटरफेरॉन कहेंगे, क्योंकि ये खुद जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये क्या करेगी, अदर सेल को इन्फेक्शन करने से प्रोटेक्ट करेगी। तो इसे क्या कहेंगे? इंटरफेरॉन कहेंगे। अगला सवाल है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। ये कह रहा है जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं किसी टिश्यू या ऑर्गन को किसी पेशेंट के अंदर, तो उसकी बॉडी जो होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो क्यों रिजेक्ट कर देती है, क्यों रिजेक्ट कर देती है, कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है? तो ये आपको याद रखना, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये रिजेक्ट कर देती है। इसको आप CMI से याद कर सकते हैं। तो 15 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। कह रहा है कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है नया जन्म हुए बच्चे में, तो वो क्या करती है, उसका नाम क्या है, कौन सी एंटीबॉडी है? IgG, IgA, IgD, IgA। तो जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। तो 16 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन द कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट दिस कुड बी। यानी कह रहा है अगर हम तंबाकू खा रहे हैं तो ये जो हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इनको जो है सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो आखिर तंबाकू में ऐसा क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो 17 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट। कह रहा है जब कोई सांप मतलब काट लेता है या स्नेक के अंदर जो पॉइजन होता है उसको रोकने के लिए एंटीवेनम दिया जाता है। तो एंटीवेनम में क्या होता है? एंटीजन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीबॉडी जो होती है और एंजाइम होता है। तो एंटीवेनम में क्या होता है? एंटीबॉडी जो होती है। तो 18 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू। पूछा गया है बताइए इसमें से कौन लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? स्प्लीन, टॉन्सिल, पैंक्रियाज और थाइमस। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पैंक्रियाज हो जाएगा। स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस से सारे के सारे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। यानी कह रहा है कि अगर जब
बर्थ होती है तो वो ग्लैंड जो होती है लार्ज अमाउंट में लार्ज साइज होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी साइज रिड्यूस होती है। तो इसे क्या बोलेंगे, पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस और थायराइड। तो कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, जो कि बर्थ के समय लार्ज साइज में होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस की जो ग्लैंड की साइज है वो रिड्यूस होने लगती है। अगला है हीमोजॉइन इज ए, हीमोजॉइन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल। सी है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। तो जो हमारा हीमोजॉइन होता है क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। प्लाज्मोडियम से जो होता है इन्फेक्टेड सेल से जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो क्या होता है, हीमोजॉइन होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। पूछा कि इसमें से बताइए कौन रिंगवर्म को कॉज नहीं करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम जो होता है ये रिंगवर्म को कॉज नहीं करता है। तो 22 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है ये पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, एक पर्सन को सिकल सेल एनीमिया जो होता है, ये पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड। यानी अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको मलेरिया नहीं होगा। तो 23 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि अब टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा कम है। रटने वाली चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करिए और जो समझने वाली चीज़ें उनको एक बार डेली आप पन्ना पढ़ के देखते रहिए। नमस्कार बच्चों।